हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूनिट 3 का। ये आप लोगों का पांचवा टॉपिक होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस बीपीयू सीरीज का है ये 13वां वीडियो होने वाला है इस सीरीज का, जिसके माध्यम से हम यूपी ट्रिपल एस बीपीयू में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जो टॉपिक आना है 65 नंबर की आनी है, तो उसको हम इसमें टॉपिक वाइज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इन टॉपिकों को हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके माध्यम से शुरू से लेकर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इनकी पीडीएफ यदि चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक है, तो उसके माध्यम से आप जाओ वहाँ ज्वाइन होकर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें, और आपको आगे ऐसी ही अपडेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, योजनाओं के बारे में यहाँ पर मुख्यतः देखा जाएगा। पहला देखिए यहाँ पर योजना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये। ठीक है, इस पोर्टल और ऐप को पंचायती राज मंत्रालय की ये पहल थी। इस विकास योजना को तैयार करने और लागू करने का यह एक एकल प्लेटफॉर्म था। ये चीज आपको ध्यान देना है। विकास योजना को तैयार करना भी इसी का काम था और लागू करवाना भी इसी का काम था। किसका? ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। ये आप लोगों को दोस्तों 7 नवंबर 2019 तक इसी के माध्यम से 1.3 लाख ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसी के माध्यम से 45,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए गए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत नेट परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत नेट परियोजना के तहत 21 अप्रैल 2020 तक 1.38 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधारित पर कार्य करता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से 21 अप्रैल 2020 तक 1.38 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। ये भारत नेट परियोजना आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना है। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। वर्तमान में प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर लगभग कितने ग्राम पंचायत है? 57,705 ग्राम पंचायत है। क्षेत्र पंचायत कितनी है? 826। और जिला पंचायत 75 है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगला है आपका ग्राम पंचायत विकास योजना। ये आपका संयुक्त पंचायती राज अधिनियम जो आपको 1947 में आया था, उसकी धारा 15 का में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है इसमें। ठीक है, 14वां जो फाइनेंस कमीशन था, इसके अनुसार विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कहा गया था ये। इस योजना के देखिए उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत का अधोसंरचनात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और वैयक्तिक विकास भी शामिल है इसमें। इसका मतलब यह है, यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री वगैरह जो आपकी अधोसंरचना होगी वो तो ठीक है, इंफ्रा तो तैयार किया जाएगा, उसके साथ सोशल स्तर पर यानी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और व्यक्ति का स्वयं के विकास का भी इसमें शामिल किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने के सक्षम बनाया गया है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियां जो होती हैं एक लोग के पास न होकर विभिन्न लोगों में बराबर बराबर बांटी जाए। तो इसमें क्या किया गया है? समुदाय को भी निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है इसमें। ये चीज आपको ध्यान देना है। आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण, संयोजन, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अंतरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, निर्धनों को आजीविका, सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से शामिल करने की बात कही गई है, खासकर SC ST को लेकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग है कृषि से संबंधित ग्राम पंचायत के लिए संसाधन का निर्धारण इसके माध्यम से। देखिए यहाँ पर संसाधनों की बात की जाती है ग्राम पंचायत में। चीज आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए प्रति 12 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता, विभाग का नाम, औसत संख्या कितनी होगी और कार्य क्षेत्र क्या होगा। देखिए सचिव की बात करें तो पंचायती राज ग्राम विकास जो आपका विकास होगा, सचिव को लेकर यहाँ पर औसत संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा? ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य होंगे। सफाई कर्मचारी की यदि बात करते हैं, सफाई कर्मी ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होंगे और इसमें औसत संख्या 18 होनी चाहिए। ठीक है, कार्य से स्वच्छता होगा, इनका नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद है रोजगार सेवक संविदा। ये आपके ग्राम विकास के अंतर्गत आएंगे और इनकी औसत संख्या 10 होगी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये मनरेगा के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। रोजगार सेवक में ये मनरेगा के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है और ये संविदा पर लिए जाएंगे। NRLM की बात करें तो ये आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक आया था। आपको भी आगे इसके बारे में और बताऊंगा अच्छे से। तो ये आपकी योजना में जो उपलब्ध संसाधन है
ये इनका कार्य क्षेत्र होगा और इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अन्य विभाग में कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए एएनएम आती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एएनएम का विभाग क्या है, स्वास्थ्य है, औसत संख्या 12, और ये स्वास्थ्य संबंधी काम के लिए होंगी। आशा आशा वर्कर्स जो होती हैं, आशा का भी आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विभाग सेम, और आपको नाम से पता चल जाएगा, आशा वर्कर्स होते हैं जो संविदा पर लिए जाते हैं, औसत संख्या भी 12 रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए। इसके बाद AWW है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये आपकी ICDS विभाग के अंतर्गत आएंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें आपके 10 औसत संख्या रहेगी, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका तकनीकी सहायक, जो आपका संविदा में आता है, ये ग्राम विकास के अंतर्गत आता है, और इसमें औसत संख्या 24 होगी, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए ये होंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका LEO, ये आपके पशुपालन संबंधित होंगे, और आपके इसमें औसत संख्या 1 होगी, अब पशुपालन संबंधित कार्य करना होगा। साक्षरता प्रेरक की बात करें तो साक्षरता एवं वैयक्तिक में आपके 12 लोग औसत संख्या रहेगी, और वयस्क साक्षर इनका मुख्यतः काम होने वाला है, कार्य क्षेत्र जो है आपका। अब देखिए वित्तीय संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। वित्तीय संसाधन के जो मद हैं, यानी इनके जो टाइप है वो निम्नलिखित हैं। वित्त आयोग द्वारा इनको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, वित्त आयोग के माध्यम, इसमें आपको ध्यान देना कि कहाँ कहाँ से वित्त आता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्राम पंचायत को वित्त संसाधन कौन से इनमें से नहीं है, यह है, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, वित्तीय संसाधन के जो मद हैं ग्राम पंचायत के लिए, ये कौन कौन से हैं, तो वित्त आयोग द्वारा मिल सकता है, स्वयं के संसाधन के माध्यम से जो होगा, जो कर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, टैक्स जो लगाती है ग्राम पंचायत अपने स्तर पर, राज्य वित्त आयोग के द्वारा मिल सकता है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से मिल सकता है, स्वच्छ भारत मिशन जो आपको ग्रामीण है इसके अंतर्गत धनराशि से मिल सकता है, अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना से जो प्राप्त होता है उससे मिल सकता है, CC रोड एंड KC ड्रेन योजना के अंतर्गत जो आपका मिलता है उसके माध्यम से हो सकता है कि उन्हें मिल जाए, निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि से मिल सकता है, और आपका पंचायत घर निर्माण से भी उनको जो मिलेगा वो मिल सकता है। अब देखिए ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना। देखिए राज्य का जो पंचायती राज पोर्टल होता है वह जिले की सरकारी वेबसाइट पर सूचना को अपलोड किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी को ईमेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वे पंचायत सचिव को उपलब्ध कराएंगे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए लागत रहित विकास। लागत रहित विकास की बात करें तो ऐसे विकास कार्य जो स्वैच्छिक सेवाएं या संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योगदान, CSR जो आपका होता है, CSR के माध्यम से होता है, ठीक है। ये CSR होता क्या है, ये आपका कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, इसमें क्या होता है ना कि कंपनियां जो होती हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, तो वो CSR जमा करती हैं, ठीक है, विकास के लिए जो नुकसान करती हैं, यानी जो पर्यावरण को नुकसान करते हैं उसकी भरपाई के लिए CSR उनके माध्यम से दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण की बात कर ले तो सहभागी नियोजन में आपका क्या है, ये सहभागी नियोजन पहले हम जानते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खोजता है, वो आपका सहभागी नियोजन कहलाता है, ठीक है। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा, वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक करता है, ठीक, नुक्कड़ सभाएं करता है, महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह से संपर्क किया जाना, ठीक है, दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार करना, और रैली पदयात्रा करना, आशा वर्कर्स, ANM आंगनवाड़ी आदि का ये प्रयोग के माध्यम से, रक्षादल युवा के द्वारा, नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ता एवं निर्माण स्वयं सेवकों के उपयोग, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी गण के द्वारा। वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियों की बात कर ले तो निम्नलिखित गतिविधियां हैं, इसमें आप देखेंगे ना, मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करता है, जिसमें सचिव ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, सहकारिता विभाग, बाल विकास विभाग के जो है आदि ये सब प्रतिभागी होते हैं। अब देखिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए
अगर 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन करना है तो स्वयं ग्राम पंचायत कर सकता है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यानी 50,000 तक की कोई भी कार्य योजना है तो इसका जो अनुमोदन करने का काम होता है ग्राम पंचायत स्वयं कर सकती है अपने स्तर पर। ऐसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब 50,000 से अगर 2.5 लाख रुपए तक की कार्य योजना है तो इसका देखिए सहायक विकास अधिकारी करेगा, यानी आपका एडीओ है। प्राक्कलन का तकनीकी निरीक्षण कौन करता है? तकनीकी अधिकारी करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद था 2,50,000 से आपका 5 लाख तक की जो कार्य योजना होती है उसके लिए जिला पंचायती राज अधिकारी होता है मुख्य, ठीक है। और इसका प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण कौन करता है? अभियंता जिला पंचायत करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 5 लाख से अधिक यदि परियोजना है तो ये जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमोदित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं योजना उपरांत यदि प्रबंधन की बात कर लेते हैं। प्रबंधन में पंचायती राज मंत्रालय तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका को तैयार किया जाता है और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दिया जाता है। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का प्रवाह तथा खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होती है इसमें। और पंचायत कर्मियों को शासन से निर्गत आदेश किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को समय समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। सोशल ऑडिट का यहाँ पर प्रावधान होता है। इसके बाद का है विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर आपका www.planning planningonline.gov.in में आप ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा। यानी आपको जो आपका नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम की बात करें ऑनलाइन, आपको ये www.planningonline.gov.in पर इसको फीड कर दिया जाता है विकास योजना को, ठीक है। एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण कर दिया जाएगा। एक्शन सॉफ्टवेयर www.reportingonline.gov.in पर हर एक वर्ष का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है राज्य स्तर पर हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। विभिन्न विभागों के कर्मियों को तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं विकास योजना बनाने में सहायता करने के लिए शासनादेश भी जारी किया जाएगा। हर एक क्षेत्र में पंचायत तकनीक ग्रुप का गठन किया जाएगा। जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष स्वयं डीएम रहेंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी जो हैं इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि जो होती है पंचायत को सीधे ई ट्रांसफर की जाएगी, उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था जो होगी ये राज्य सरकार की होगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे आपका देखिए ये आपका अगला आगे इसी यूनिट का आपका 6वां टॉपिक होने वाला है जो लास्ट टॉपिक है। यूपी सरकार द्वारा पंचायत के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15th वित्त जो आपका फाइनेंस कमीशन था तो वित्तीय प्रबंधन की बात कही थी, इसने क्या कहा था 2020-21 में 97,75,200 लाख रुपए की धनराशि इसका आय व्यय हेतु बजट रखा जाएगा। 50% केंद्र इसमें देने वाला है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 2021-22 में 72,800 लाख रुपए का बजट है यहाँ पर, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है यूपी बजट 2023-24 में क्या कहा गया है तो यूपी बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसमें 2023-24 में ये चीज आपको ध्यान देना, बजट जो 2023-24 में आया था इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ग्रामीण वाला था इसके अंतर्गत 2023-24 में 66,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है और 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी प्लास्टिक का रिसाइकिल करके उसे दोबारा उपयोग के लायक बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोज अभियान योजना में आपके 622 करोड़ बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 85 करोड़ का बजट रखा गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ बजट रखा गया है। इसमें क्या किया जाएगा ई गवर्नेंस को विस्तारित करने का प्रस्ताव है। अगला है आपका यूपी की जो आर्थिक समीक्षा जो आती है 2022-23 का, उस पर देखिए कहा गया है कि प्रदेश की 77.73% ग्रामीण जनसंख्या के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
उत्कृष्ट कार्यों के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 स्तरीय पंचायतों के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। 2022-23 में ग्राम विकास प्रगति के प्रयासों का विवरण की बात कर लें तो मनरेगा के अंतर्गत 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद है आपका 2022-23 में 32 करोड़, देखिए 2021-22 में था 26 करोड़, 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस जो है सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम आवास योजना जो आपकी ग्रामीण वाली थी, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन किया जाना है। यूपी में 3 चरणों में 16 जनपद में 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है, इस पर 2022-23 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु 12,000 रुपए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12,000 रुपए, और 1460 सामुदायिक शौचालय हेतु 3 लाख रुपए का अनुदान यहाँ पे रखा गया है। यानी जो देखिए 6,65,473 जो व्यक्तिगत शौचालय, इनके लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, प्रति शौचालय के हिसाब से। 1460 जो आपके सामुदायिक शौचालय बनने हैं, इनमें 3 लाख रुपए प्रति शौचालय दिए जाने का रखा गया है प्रावधान, ठीक है। यूपी में ग्राम विकास के कार्यक्रम और योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में धनराशि कितनी व्यय होगी? 7,73,440 लाख, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है यूपी आर्थिक समीक्षा। ये दोस्तों ये थोड़ा रकम आपकी कंफ्यूजिंग है, इससे दोबारा हम चेक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। यूपी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश में मनरेगा मजदूरी 213 रुपए प्रति मानव कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना, प्रति मानव दिवस, ठीक है, 213 रुपए। दीनदयाल अंत्योदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2011 में आई थी। अन्य नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है इसका, ठीक है। इसके बाद है ग्रामीण आजीविका मिशन है। इस पर 75 जनपदों में 826 विकास खंडों में इंसेंटिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित करने की बात कही गई है। इसका बजट 60% केंद्र देगी, 40% राज्य के द्वारा। इसके बाद क्या है? स्वयं सहायता समूह में कृषि आजीविका के अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना। वर्तमान में 2085 उचित दर पर दुकान का प्रबंध है। दुकान संचालन से प्रति समूह एवरेज 5,000 से 70,000 रुपए की मासिक आय का सृजन कर रहा है। इसका क्या है? पंचायती सशक्तिकरण की बात कर लें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो आपको 2 अक्टूबर 2014 में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट भी इसकी आपको याद रखना है। इस पे क्या है? देखिए 2018-19 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताया अभी। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, 60% केंद्र सरकार दे देगी और 40% राज्य सरकार देगी। इसके बाद देखिए बहुउद्देशीय पंचायत भवन की बात कर ले तो जिला योजना, ये 2022-23 में 19.96 करोड़ का आय व्यय का प्रावधान किया गया। 2022-23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस पर क्या है? सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2017-18 में आई थी। ये पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन के लिए ये योजना लाई गई थी, 2017-18 में शुरू की गई। ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल जो आपकी जिला योजना है, ये अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए है। प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल की लागत आपकी 24.36 लाख रुपए है और इसका बजट जो है 99.876 करोड़ रखी गई है लगभग, ठीक है। यानी आपकी 99.8 करोड़ रखा गया है। चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, 2 टॉपिक इस पे कवर हो गए और आपकी इसी के साथ ही ये यूनिट भी आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।